हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का दूसरा एमसीक्यू सेट। आज के इस एमसीक्यू सेट में हम देखेंगे टोटल 20 एमसीक्यूज़ और देखेंगे आपका स्कोर क्या रहता है आज। और आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस आपको लग रहे हैं, उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं आज का पहला एमसीक्यू लेके। पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे है। Question number 1 is, if time is of the essence for research project, the preferred contact method is। अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएनएस है आपके प्रोजेक्ट का, तो आपने कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड इस्तेमाल करना है। ऑप्शन ए इज़ मेल, ऑप्शन बी इज़ टेलीफोन, ऑप्शन सी इज़ इंटरसेप्ट इंटरव्यू, ऑप्शन डी इज़ पर्सनल इंटरव्यू। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? दैट इज़ ऑप्शन बी, टेलीफोन। जब भी आपका टाइम एसएनएस हो, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम हो, तो देन यू हैव टू गो फॉर टेलीफोनिक इंटरव्यू। और ये आपके लिए बेस्ट और इजी और टाइम जो है सेविंग आपके लिए ये एक डेटा कलेक्शन मेथड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द क्लासिफिकेशन मेथड इन विच द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। जब हमारे पास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। अगर ये हमारे पास एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है, तो ऐसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम किस तरह की क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ एक्सक्लूसिव मेथड, ऑप्शन बी इज़ इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन मेथड, ऑप्शन सी इज़ मिड पॉइंट मेथड, ऑप्शन डी इज़ रेशो मेथड। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने अपना आंसर चूज़ किया है, तो मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव मेथड। क्योंकि यहाँ पे हम जो हायर अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज़ नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो उस केस में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी। लेकिन यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। If the largest value is 80 and the smallest value is 50 and the number of classes desired is 6, then the class width is। अगर आपने क्लास विड्थ कैलकुलेट करना हो, तो आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दिए गए हैं, जो आपकी रेंज है, और आपने कैलकुलेट करना है कि मुझे इस क्लास की विड्थ कितनी रखनी है, किस तरह से मुझे इस डेटा को क्लासीफाई करना है। तो उस तरह से आप यहाँ पे क्लास विड्थ निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्लास विड्थ के लिए एक फॉर्मूला बताई थी, बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है। क्लास विड्थ इज इक्वल टू जो है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर्ड क्लासेस। तो ये आपके पास 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 6 बनता है, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6। ये आपके पास आता है 5। तो आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म विथ सिवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इज रेफर्ड एज। अगर हम समरी या प्रेजेंटेशन डेटा की जो है प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे जब हम जो है नॉन ओवरलैपेबल क्लासेस बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एक स्पेशल टर्म है इसके लिए, एक टेक्निकल टर्म है इसके लिए। ऑप्शन ए इज़ क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी इज़ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो एक बेहतरीन नाम दिया गया है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, द कम्प्लेक्स टाइप ऑफ टेबल इन विच द वेरिएबल्स टू बी स्टडीड एंड सब डिवाइडेड विथ इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स टाइप टेबल होता है जिसमें हमारे वेरिएबल्स जो है वो सब डिवाइड किए जाते हैं, इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे ही हम डेटा को जो है क्लासीफाई करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ टू वे टेबल, ऑप्शन बी इज़ वन वे टेबल, ऑप्शन सी इज़ पार्ट ऑफ अ टेबल, ऑप्शन डी इज़ ऑर्डर लेवल टेबल। तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा जब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके वेरिएबल्स जो है सब डिवाइड किए जाएंगे, तो उसको हम टू वे टेबल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्लास मार्क और मिड वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग। हम जब क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सी है? ऑप्शन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन बी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन सी इज एल इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू के लिए आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मिड वैल्यू और क्लास मार्क में क्या फ़र्क है। ये सेम है, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। और आपने एक सिंपल फॉर्मूला इसके लिए याद रखनी है, दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं। द मीन वैल्यू ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 10, 25, 12, 15 एंड x इज 50। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हमने x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास जो मीन है, ठीक है, मीन हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन का 50 है। इट इज़ 10 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 15 प्लस x, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, इट्स इक्वल टू 50। ये 50 के बराबर है। तो यहाँ पे आपने x कैलकुलेट करना है। जब भी हम मीन निकालते हैं तो हम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, विच इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 50 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 35 35 प्लस 15 इज 50, 50 प्लस 12 इज 62। तो 250 में से 62 आप माइनस करेंगे, ये आप देख लीजिए कितना बनता है आपके पास, माइनस 62, ये आपके पास बन जाएगा 188। 188 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ ए गिवन अनग्रुप डेटा 5, 10, 12, 7, 9, 18, 15, 4, 11, 14। तो जब भी आपके पास एक अनग्रुप डेटा होगा तो उसमें आपने जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होगा, तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताई थी। अगर वो नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास ऑड होंगे तो आपका काम आसान हो जाता है। हमारे पास मीडियन ही खास एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है जहाँ पे हमने डेटा को जो है अरेंज करना ही करना है, इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे ज़रूरी करना है इस डेटा को, तब तक हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होते तो बीच वाला आइटम हमारा मीडियन बन जाता है आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स है तो आपने फॉर्मूला सिंपल यूज़ करनी है कि बीच वाले जो 2 आइटम्स बचते हैं उनको सम करके डिवाइड बाई 2 करना है, वो आपका मीडियन बन जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है इनको जल्दी से आप अरेंज करके जो है इसका मीडियन निकाल लीजिए। देखिए हमारे पास पहले 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद हमारे पास आता है 5 के बाद हमारे पास 7, 9, 10, 11, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 12 आता है, इसके बाद आता है हमारे पास 15 एंड 18। यहाँ पे आपने देखना है कि मेरे पास 2 मिड वैल्यूज़ कौन से हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 12 के बाद 14 भी है। देखिए हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गए, ये 4 वैल्यूज़ आ गए। अब हमारे पास बीच में 2 वैल्यू बच जाते हैं। दोनों साइड से इक्वल एक नंबर ऑफ आइटम्स लेने हैं, बीच में जो 2 बचते हैं उनका सम करके डिवाइड बाई 2 करके आपको मीडियन मिल जाता है। बिल्कुल ईजी है। तो 10 प्लस 11 इज 21, 21 डिवाइड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू 10.5। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10.5। अब मुझे आप बता दीजिए, मुझे कोई स्टूडेंट परसों पूछ रहा था, शायद कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहा था कि सर आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल डेटा है, ये डिस्क्रीट डेटा है, या फिर ये कंटिन्यूअस डेटा है। मैंने आपको एक इजी मेथड बताया था। देखिए बच्चों, जब आपके पास डेटा होता है जिसमें आपको बिल्कुल कोई फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, इस तरह से आपको डेटा दिया गया है जिसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं, उसको हम कहते हैं कहते हैं इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल सीरीज उसको हम कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा दिया गया है उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, ठीक है, डेटा के साथ साथ एक कॉलम में डेटा दिया गया है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन अगर आपके पास रेंज रहता है, रेंज ऑफ आइटम, जैसे 5 to 10 जिनके मार्क्स है वो हमारे पास 5 लड़के हैं, 10 to 15 जिनके हैं वो हमारे पास 10 बच्चे हैं, इसी तरह 15 to 20 जो हमारे पास, ये हमारे पास 2 बच्चे हैं। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का अनग्रुप डेटा है, मीडियन में याद रखिएगा कि मीडियन में आपने उसको ज़रूर जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले अरेंज करना है, उसके बाद ही मीडियन निकालना है। ऐसे निकालेंगे तो बिल्कुल गलत आंसर आएगा, इस चीज़ को याद रखें। ये एक वाहिद ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें हमें ज़रूर डेटा को जो है अरेंज करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। एनी मेजर इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ ए सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ। ऐसे हमारे पास सेंटर वैल्यू डेटा का जो है, जहाँ पे हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को जो है अरेंज करना पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ। इसको हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ ए स्क्यूनेस
ऑप्शन बी इज मेजर ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन सी इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन डी इज डिस्पर्शन। देखिए मैंने आपको अभी मीडियन की जब बात चल रही थी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। तो हमारे पास मीन, मीडियन और मोड जो है ये हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो दिस इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ये ट्रिकी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे ना आप, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है आप लोगों पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस बार, बहुत ज़्यादा जो है जगहों से आप कहीं से MCQs देख रहे हैं, कहीं से कुछ और देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी अच्छे सोर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ उसी सोर्स को फॉलो करें। अभी के टाइम में आप उधर इधर ना भटकें। आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कॉल करके बताते हैं कि सर हमें बहुत सारी परेशानियां हैं, हम अगर इस अटेम्प्ट में नहीं कर पाए तो हम क्या करें। अभी के टाइम में जो है ना आपने पहले ही रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स। अभी आपने खाली अपना 100% देना है प्रिपरेशंस में। ये सोच के अपने प्रिपरेशन करनी है कि एग्ज़ाम अगर हमसे क्वालिफाई होता है या नहीं होता है, हमें कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हमने आकाश थोड़ी और मेहनत की होती। इस तरह से अपना बेस्ट शॉट देना है। कोई भी प्लान बी अभी अपने जहन में मत रखिए, सिर्फ प्लान ए आपके पास रहना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट प्रिपरेशन करके एक बेस्ट शॉट दूंगा, इंशाल्लाह क्वालिफाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाते हैं। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज, इनमें से आपने बताना है कौन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन ए इज द रॉ स्कोर, ऑप्शन बी इज द मीन, ऑप्शन सी इज द रेंज, ऑप्शन डी इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन बी मीन है यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग ईच डेटा वैल्यू ऑफ अ वेट दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद इन अ सेट इज कॉल्ड। जब भी हम एक तरह से एक मीन कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी अपनी अलग वेटेज होती हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी वेटेज के हिसाब से जो है डेटा में खुसूसियत मिलती हैं, प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उसको हम कौन सा मीन कहते हैं। ऑप्शन ए इज जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी इज हार्मोनिक मीन, ऑप्शन सी इज वेटेड मीन, ऑप्शन डी इज कंबाइंड मीन। तो क्या कहते हैं ऐसे मीन को जिसमें वेटेज मिलती है हर एक डेटा को उसके वैल्यू के हिसाब से, उसको हम वेटेड मीन कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि वेटेड मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद होगा, हर एक वैल्यू को अपने अपने वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाता है और हम मीन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 3। हमारे पास 5 आइटम है और उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो है 3। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 आइटम्स, और 5 एलिमेंट्स है हमारे पास आइटम्स है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो आपने इन दोनों का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन बताना है। आपके पास और भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको कंबाइंड मीन के बारे में एक सिंपल फॉर्मूला बताई थी कि आपने मीन 1 को मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है, और सम करना है उसको मीन 2 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है, कितने आइटम्स आपके दूसरे वाले मीन में। इसी तरह जितने भी होंगे उनको अपने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट लिस्ट प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड लिस्ट। बिल्कुल ये सिंपल तरीका है, यहाँ से आप जो है कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने भी होंगे आपने सिंपल यही फॉर्मूला याद रखना है। तो आपके पास जो मीन 1 है, पहले में हमारे पास जो मीन है वो है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर ऑफ आइटम्स इट इज़ 5 प्लस दूसरा जो हमारे पास मीन है वो है 10, इसको दूसरे नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स हमारे पास पहले में 5 है और दूसरे में हमारे पास 5 है, तो ये आपके पास 10 बन जाता है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 एंड 10 5 50, ये आपके पास बनता है 65, ऊपर नीचे बनता है 10। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 6.5। सो 6.5 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप जो है कंबाइंड मीन बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स से, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगती है, बिल्कुल आपका दिमाग जो है खुला होना चाहिए, बस सिंपल सी फॉर्मूला याद रखनी है, अप्लाई करनी है और आंसर निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज। हम मॉडल वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने मॉडल वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला बताई थी, याद है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल वैल्यू का दूसरा नाम जो है वो मोड ही है मेरे भाई। मोड जो है
मॉडल वैल्यू या मोड कहते हैं इसको कभी कभी, इसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और वो इसको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं। मॉडल वैल्यू या मोड जो है वो सेम है। तो मोड जब भी आपने कैलकुलेट करना होगा किसी भी इंडिविजुअल सीरीज़ का या फिर जो है डिस्क्रीट सीरीज़ का, तो आपने उसका देखना है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसी को हम मॉडल वैल्यू कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसके लिए एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे एलिमेंट्स है 5 5 3 2 1 6 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है इस तरह के आइटम्स होते हैं, तो यहाँ पे आपने देखना है कौन सा वैल्यू जो है ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो इसका मोड आपका 5 बन गया। अगर दो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 5 नहीं है तो यहाँ पे 3 भी 2 बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे 2 मोड होता है, इसको हम 5 और 3 कहेंगे, इसके मॉडल वैल्यूज़ है, तो इनको हम कहेंगे ये हमारे पास बाई मॉडल डेटा है, इसमें हमारे पास 2 मोड बनते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से मोड कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चले जाते हैं। सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग द शूज साइजेस फॉर ए चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों के लिए जो है शूज़ ले आने हैं, ठीक है, आपके पास 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं घर में। मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं, मैं अगर कह रहा हूँ आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके भाई के, आपके बहन के, या आपके भाई बहन है अपने, तो वहाँ पे आपने कोई शूज़ लाने हैं। फॉर एग्जांपल 5 भाई बहन के आपने शूज़ लाने हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है फॉर एग्जांपल कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 17 साल का है, या कोई 2 साल का है। ऐसा कर सकते हैं आप कि आपने अगर इनका जो शू साइज़ निकालना है वो आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम उनका शू साइज़। तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन एवरेज क्या रहेगा? ऐसा तो नहीं हम कर सकते हैं कि इन सभी को प्लस करके डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 5/5 में मीन आता है, तो इसमें तो 5.5 किसी का नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। बल्कि इसमें अगर आपने एवरेज निकालना होगा तो कैसे एवरेज निकालेंगे, आपने देखना होगा कि ये जो 6 साल का बच्चा है और 8 साल का बच्चा है और फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स का बच्चा है और 17 ईयर्स का बच्चा है, इनका जो वैल्यू है वो लगभग सेम होगा, ठीक है। इनका जो जूता है वो लगभग सेम होगा और इन दोनों का जो जूता है वो लगभग सेम होगा। तो आपने देखना है कौन सी चीज़ें ज़्यादा, कौन से वैल्यूज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, तो इसके लिए जो आपका बेहतरीन जो है एवरेज रहेगा दैट इज़ मोड। तो आपने मोड के बिना पे उनके शूज़ लेके आने हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज़ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इज़। मीडियन हम कैसे कंटिन्यूअस सीरीज़ का कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए इज़ m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू l प्लस एफ डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई m माइनस सी। इसी तरह बी पार्ट ऑप्शन बी है हमारे पास m इक्वल टू l प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस एम। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू l प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई m माइनस सी, नन ऑफ द अबव। तो आपने बताना है करेक्ट फॉर्मूला कौन सी है। ये फॉर्मूला आपने याद रखी तो आप कोई भी मीडियन जो है ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चले जाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा रश में जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जल्द से जल्द अपना MCQ सीरीज़ यहाँ पे जो है कंप्लीट करके अपना काम स्टार्ट करें। मोड ऑफ द गिवन डिस्क्रीट सीरीज़ इज़, हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क्रीट सीरीज़ है, याद रखें यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ आना चाहिए। इस तरह से हमारे पास सीरीज़ है 10 12 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है, एंड 20 इस तरह से। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ है, यहाँ से हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गए हैं 5, ठीक है, 10 15 20 25 30 10 एंड 20 इस तरह से हमें दिए गए हैं वैल्यूज़। अब आपने देखना है कि इसका मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास तो इंडिविजुअल सीरीज़ होते हैं, डायरेक्टली आप देखते हैं कौन ज़्यादा बार रिपीट होता है तो वहाँ पे आपको मोड मिल जाता है। लेकिन अगर इस तरह से आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ ना हो, तो आप क्या करते हैं, देखिए आप हर एक वैल्यू को अपने वैल्यू के साथ जो है टेबुलर फॉर्म में जो है मैच करेंगे और जहाँ पे आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बनती है, ये अगर आप देखेंगे ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके अपोजिट कौन सा वैल्यू आता है, दैट इज़ द मोड फॉर दिस डिस्क्रीट सीरीज़। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इट्स 30। तो 30 के अपोजिट जो हमारे पास वैल्यू होता है डेटा का, दैट इज़ द मोड ऑफ दिस सीरीज़। तो यहाँ पे हमारे पास 30 का के अपोजिट 18 आता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेबुलेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन SSB में पूछा गया है एक बार। आपने बताना है कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है टेबुलेशन प्रोसेस का।
Option A is to save space and time. Option B is facilitate comparison. Option C is to present the individual items in presentable form. Option D is to simplify the complex data. ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि इसमें से, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखें, ये क्वेश्चन एक बार एसएसबी में भी पूछा गया, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है टेबुलेशन प्रोसेस का। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारे पास है, इट सेव्स टाइम एंड स्पेस, बिल्कुल हमारा स्पेस बच जाता है टेबुलेशन फॉर्म से और टाइम भी बच जाता है। दूसरा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, बिल्कुल यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इजी होता है कंपैरिजन करना, और इसके साथ साथ ये सिंप्लीफाई भी करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, दैट इज़ टू प्रेजेंट द इंडिविजुअल डेटा आइटम्स इन प्रेजेंटेबल फॉर्म। अगर हमारे पास इंडिविजुअल डेटा है तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, तो इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर इंडिविजुअल डेटा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। हमारे पास 11 नंबर है और उनका मीन जो है वो 7 है। वन ऑफ द नंबर्स 13 इज डिलीटेड, इनमें से एक नंबर 13 है उसको डिलीट किया जा रहा है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स, आपने बाकी के बचे हुए 10 नंबर्स का मीन बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सी फॉर्मूला है, समेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, समेशन हमारे पास सारे नंबर्स का कितना है डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं टोटल। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 7। तो इस तरह से आप जो है मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हमारे पास जो मीन है 11 नंबर्स का वो है 7, तो आपका x के बजाय, x बार के बजाय आप 7 यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, ये मीन का वैल्यू है। और आपके पास जो यहाँ पे टोटल आइटम्स है दैट इज़ 11। ठीक है, यहाँ पे 11 नंबर्स है, तो समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 7। इस तरह से आप कैलकुलेट, अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं समेशन ऑफ वैल्यूज़, तो समेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो समेशन ऑफ x आपके पास कितना आया 77। जब आपने समेशन ऑफ x निकाला तो यहाँ से अब आप जो है दूसरा स्टेप उठाएंगे। 77 आपके पास समेशन आया, दूसरा हम क्या करेंगे, तो अब हम इस बार क्या करेंगे, समेशन ऑफ x में से हम 13 माइनस करेंगे, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक नंबर डिलीट हुआ, तो अब हमारे पास 11 नहीं, अब हमारे पास 10 से आइटम बचते हैं, तो इसका हमने मीन कैलकुलेट करना है। अब की बार x1 बार हम निकाल सकते हैं इस बार, बिल्कुल आसान है। आप देख लीजिए, हमने x बार जो है कैलकुलेट किया था अभी, दैट वाज 77 में से आप जो है 13 माइनस करेंगे, दैट इज़ 64, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x1 बार, तो ये आपके पास बनता है 6.4। तो 6.4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहाँ पे देख से कौन सा ऑप्शन है 6.4, ऑप्शन बी इज 6.4 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इस तरह से आप जो है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द कर्व दैट टेल्स आफ्टर द राइट एंड इज कॉल्ड। अगर आपका कर्व राइट एंड की तरफ उसका टेल होता है तो उसको हम कैसा कर्व कहते हैं। ऑप्शन ए इज पॉजिटिव स्क्यूड, ऑप्शन बी इज नेगेटिवली स्क्यूड, ऑप्शन सी इज सिमेट्रिकल, ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। तो मैंने आपको बताया था एक आसान तरीका याद रखने का, राइट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसको याद रखें आप। तो राइट एंड कर्व जो जिसका राइट एंड में टेल होता है दैट इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको याद रखें। अगर लेफ़्ट होता है तो लेफ़्ट हमेशा नेगेटिव होता है। इस तरह से आप याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो लेफ़्ट जो है हमेशा नेगेटिव होता है और राइट जो है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव स्क्यूड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, मोड हमें कैलकुलेट करना है इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्क्रीट सीरीज़ में, जहाँ पे हमारे पास एक तरह से इस कंटिन्यूअस सीरीज़ में यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है बिल्कुल आसान तरीके से, आपने इसका मोड कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे किस तरह कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल सी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने मोड कैलकुलेट करना होगा तो मोड के लिए याद रखें एक सिंपल सी फॉर्मूला जो कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए है, दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्या है। ये जो है L दैट इज़ द जो हमने पहले देखना है, ये जो हमारे पास डेटा है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, तो ये जो हमारे पास क्लास होता है इसको हम कहते हैं सिलेक्टेड क्लास, ये हम क्लास सेलेक्ट करते हैं।
इसका लोअर लिमिट यहाँ पे L बन जाता है। F1 क्या होता है? F1 होता है ये फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास जो हमने सेलेक्ट की है। F0 क्या होता है? F0 होता है जो ऊपर वाली प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है। F2 क्या होता है? जो हमारे पास दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी होता है बिलो दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और H जो है दैट इज डिफरेंस, दैट इज द इंटरवल ऑफ दिस सिलेक्टेड क्लास। कभी कभी ये डिफरेंट भी हो सकता है, कभी कभी ये सेम हो सकता है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस देखना है, इनका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच क्या है, दैट विल बी H। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप जो है इजी तरीके से जो है ये फिर से एक बार मैं ये फॉर्मूला दोहराता हूँ आपके लिए। जब भी आपने मोड कैलकुलेट करना होगा कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस, आपने आपको याद होगा मेरे नोट्स में अगर आपने देखा है तो वहाँ पे आपको मैंने बताया F1 माइनस F0, ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। सॉरी, गिव मी 1 सेकेंड, मैं इसको फिर से एक बार लिखता हूँ आपकी आसाइश के लिए। इट्स इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। हमने सेलेक्ट क्लास के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट क्या बनता है, दैट इज 10 प्लस, ठीक है, F1 हमारे पास क्या है 10, ठीक है, माइनस F0 हमारे पास क्या है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 हमारे पास 10 है, माइनस F0 हमारे पास 5 है, माइनस F1 दैट इज सॉरी F2 दैट इज 5 ऑल्सो, माइनस 5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है L से, दैट इज 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास बनता है 10 माइनस F1 माइनस F0 दैट इज़ 10 माइनस 5, ये हमारे पास 5 बनता है। नीचे हमारे पास 20 माइनस 10 बन जाता है, दैट इज़ 10। तो ये आपके पास इस तरह से बनता है 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। ये आपके पास 1/2 बना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बना है 2.5। तो 10 प्लस 2.5 इट इज इक्वल टू 12.5। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए। सो द करेक्ट आंसर आप दिस क्वेश्चन इज 12.5, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपने जो है करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आज के 20 MCQs जो मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके लिए लाए हैं, मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको आती है, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, वो सारी चीज़ें फिर से आपके जहन में आ जाएं जो मैंने पढ़ाई हैं, जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई थी। मेरे नोट्स में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और मुझे बता दें कि कमेंट सेक्शन में कि आपको ये MCQ सीरीज़ कैसा लगता है जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स के लिए। प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें। और आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी आप सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा जो है काम करें, हमें भी थोड़ा सा जो है एनकरेजमेंट मिले, क्योंकि जब आप लोग हमें एनकरेज करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोगों की दुआएं साथ हैं, इंशाल्लाह तो हम आपके लिए और आगे काम करते रहेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो भी कंटेंट जो एक फजूल कंटेंट होता है, मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन हम इस सोसाइटी के पार्ट है। लेकिन हमारे सोसाइटी में आज जो बकवास कंटेंट रहता है, जिसका कोई मुद्दा और मकसद नहीं रहता है, जो फजूल का कंटेंट रहता है, जिससे हमारा समाज बिगड़ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, हम ही देखते हैं उस कंटेंट को। उसके बावजूद जो अच्छा कंटेंट लेके आते हैं उन लोगों को इतना जो है उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसको ज़्यादा जो है लोग पसंद नहीं करते हैं, या तो पसंद नहीं करते हैं या उसको जो है इनकरेज नहीं करते हैं। इसलिए बहुत कम मिलते हैं आपको ऐसे लोग जो आते हैं फ्री में बच्चों को पढ़ाएं, फ्री में बच्चों के लिए टाइम निकालें अपनी बिजनेस शेड्यूल से। तो ये आप लोगों ने करना है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि बाहर से फरिश्ते नहीं आने वाले हैं जो समाज को ठीक करेंगे। यू विल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो है ना, वो कहते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप में से, हम में से हर एक फ़र्द जो है इस सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अपनी तरफ से कोशिश करके जो है रहेंगे कि हम अच्छे कंटेंट को जो है प्रमोट करें और कोशिश करें कि वो लोग आगे आ जाएं, और उनको अगर एनकरेजमेंट मिल जाएगी तो और ज़्यादा लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे। चलिए यही से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनसे दुआ लीजिए। मेरी दुआ है कि आप लोग कामयाब हो जाएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।